and welcome back to another session of Learn with Vrinda। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th की, और इसमें चल रहा है हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। इस चैप्टर में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस के बारे में, उनके केमिकल नेचर के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में, मिक्सचर्स के नेचर के बारे में, सब्सटेंसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, किस कंपोनेंट को सॉल्यूट कहा जाता है, किस कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहा जाता है, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के बेसिस पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं उसके बारे में, सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में, सस्पेंशन का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल में डिस्पर्स्ड फेस कौन सा होता है, डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है उसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड के बारे में, एंड जो लास्ट हमने कवर किया था वो क्या था, टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में। यहाँ पर आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब आगे बचता है बचा हुआ हाफ चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने पढ़ा ऐसे सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक ही तरीके के एलिमेंट से बने होते हैं, जिनकी कंपोजिशन के अंदर जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, केवल एक ही तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर क्या होते हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। हमें पता है कि मिक्सचर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट हैं, तो उन अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट करने को ही क्या कहा जाता है, सेपरेशन कहा जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के अंदर हम उन डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनके थ्रू पार्टिकल्स के कंपोनेंट के मिक्सचर जो होते हैं उन्हें अलग अलग किया जाता है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उन्हें सेपरेट करके अलग अलग किया जाता है। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। सेपरेशन का क्या फ़ायदा है? सेपरेशन से इस चीज़ की स्टडी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि किसी मिक्सचर के अंदर कितने तरीके के अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशंस आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर, विच मीन्स कि अलग अलग सेपरेशन के लिए अलग अलग सेपरेशन की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। आप हर मेथड को हर किसी के साथ यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको अलग अलग कंपोनेंट के लिए, अलग अलग मिक्सचर के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, swing, filtration, etc. Which means कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, आई रिपीट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसमें अलग अलग कंपोनेंट आपस में मिक्स नहीं हो पाते पूरी तरीके से। हमने दो तरीके के मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, जिसमें कंपोनेंट पूरी तरीके से इक्वल प्रोपोर्शनल में या फिर यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन में मिक्सड हो जाते हैं, उन्हें हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते थे। लेकिन जिनमें प्रोपोर्शन अलग अलग हो, डिफरेंट हो, अनइक्वल हो, उन्हें हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। और ऐसे मिक्सचर का जो सेपरेशन होता है उन्हें फिजिकल मेथड के थ्रू किया जा सकता है। इसमें कौन से मेथड होते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग, स्विंग एंड फिल्ट्रेशन, यानी कि आप उन्हें हाथ से बीन सकते हो, आप उन्हें छान के अलग कर सकते हो, आप छानने के लिए छन्नी का भी यूज़ कर सकते हो और स्विंग का भी यूज़ कर सकते हो। इस एग्ज़ाम्पल को अगर हम समझें तो सपोज़ चावल में से जब हम दाने, कंकड़ के दाने को अलग करते हैं, तो चावल और कंकड़ के दाने एक तरीके से हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और उसमें से हमें उसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, उसे हम फिज़िकली अपने हाथों से अलग कर सकते हैं, कंकड़ अलग हो जाएगा। इसी मेथड को हम हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। फिल्ट्रेशन, सपोज़ चाय है, चाय के जब चाय बन जाती है तो उसे छाना जाता है, तो उसे जिस प्रोसेस से छाना जाता है उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सेपरेशन तो बहुत आसान है, उसे आप फिजिकल मेथड से कर सकते हैं।
but sometimes special techniques have to be used for the separation of the component of a mixture. बट इन केस आपका मिक्सचर ऐसा हो जो कि यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन में हो, जिसे आप मिक्स नहीं कर सकते, जिसे आप अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड्स के थ्रू, तब हमें कुछ टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, कुछ सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, और उन्हीं सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में आगे हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करके हम किसी भी मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. So here we have 8 different separation techniques which are used for the separation of different components of a mixture. तो हमारे पास यहाँ पर 8 अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए किया जाता है. द फर्स्ट वन इज़ इवेपोरेशन, सेकेंड वन इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड वन इज़ सब्लिमेशन, फोर्थ वन इज़ क्रोमेटोग्राफी, फिफ्थ वन इज़ डिस्टिलेशन, sixth one is fractional distillation, seventh one is crystallization, and the last is filtration. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 8 अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती है जिनका यूज़ हम करके किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं. जिसमें पहली होती है इवेपोरेशन, दूसरी सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरी सब्लिमेशन, चौथी क्रोमेटोग्राफी, पाँचवीं डिस्टिलेशन, छठी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सातवीं क्रिस्टलाइजेशन और आठवीं फिल्ट्रेशन. अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ इनके नाम पढ़े हैं, बट आगे अभी हमें इन्हीं टेक्निक्स को डिफरेंट जो आपकी टेक्निक्स हैं, इन्हीं टेक्निक्स को डिटेल में पढ़ना है. इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इनसे कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है और इनकी क्या एप्लीकेशन है, इसी को हमें आगे पढ़ना है. So the first technique we have is evaporation. What is evaporation? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इवेपोरेशन क्या होता है. आपने प्रॉपर इसके बारे में सब कुछ पढ़ा था कि इवेपोरेशन क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है और उसके लिए कौन कौन से फैक्टर ज़रूरी होते हैं. ये सब आप फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अब बात करते हैं इवेपोरेशन की. सो व्हाट इज़ इवेपोरेशन? सो the phenomena of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. यानी कि उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है जिसमें कि एक लिक्विड वेपर्स में बदल जाता है, वो भी उस टेम्परेचर पे जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है. सपोज़ हमें पता है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है. हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब बारिश का पानी जो हमारी छतों पे पड़ा होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अपने आप इवेपोरेट हो जाता है, अपने आप चेंज हो जाती है उसकी स्टेट, लिक्विड से वो वेपर में बदल जाता है. ऐसा तो नहीं है ना कि बारिश होने के बाद जो टेम्परेचर होता है बाहर का वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है इसलिए लिक्विड वेपर्स में बदलते हैं, नहीं ना. तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं. सो आई होप व्हाट इज़ इवेपोरेशन it is clear to all of you that what is evaporation. आप सबको समझ में आ गया होगा कि evaporation क्या होता है. अब इसी evaporation के प्रोसेस को आप कैसे किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, वही हमें इसमें पढ़ना है. तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है. तो फॉर दिस वी आर गोइंग टू परफॉर्म एन एक्टिविटी. और इस एक्टिविटी का जो मेन पर्पस है, इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हम इंक के कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे. ओके, तो इंक के कंपोनेंट को सेपरेट करना है और वो भी इवेपोरेशन के प्रोसेस से. तो अब एक्टिविटी देख लेते हैं कि हमें क्या करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल fill half a beaker with water. Put a watch glass on the mouth of the beaker. Put few drops of ink on watch glass. Now start heating the beaker. We don't want to heat the ink directly. Continue heating as evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. Observe carefully and record your observation. So I will translate it for you. हमें सबसे पहले क्या करना है, एक बीकर लेना है जिसमें आधा बीकर पानी हो. उसके बाद हमें एक वॉच ग्लास लेना है और उसे बीकर के माउथ पे, यानी कि बीकर के जो ऊपर का मुंह है, जो बीकर का खुला हुआ पोर्शन है, उस पर रख देना है.
उसके बाद हमें वॉच ग्लास में कुछ ड्रॉप इंक डालनी है। कुछ ड्रॉप इंक डालने के बाद उसे हमें हीट करना है। हमें डायरेक्टली वॉच ग्लास को हीट नहीं करना, कि डायरेक्टली इंक को हीट नहीं करना, इसलिए हमने बीकर पे रख कर किया है। उसके बाद उसे हीट होने देना है, और जैसे जैसे वो हीट होगा उसमें इवेपोरेशन होती रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है। आप जब हीटिंग होना स्टॉप हो जाएगी तब आपको बस ऑब्ज़र्व करना है कि वॉच ग्लास में कोई चेंज आया या नहीं आया। ओके, सो इस एक्टिविटी का सेटअप क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ये इस एक्टिविटी का सेटअप है। यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है। बीकर के अंदर आप देख सकते हैं कि वाटर है। बीकर के ऊपर वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास के अंदर हमने इंक रखा हुआ है। बीकर के नीचे आप देख सकते हैं कि बर्नर लगा हुआ है। बर्नर से हमने इसको हीट किया है। वाटर जो है वो हीट हो रहा है। वाटर के हीट होते ही जो वॉच ग्लास है उसके ऊपर जो इंक रखी हुई है उसमें से वेपर्स इवेपोरेट हो रहे हैं। तो ये हमारे इस पूरी एक्टिविटी का क्या है, सेटअप है। एक बार दोबारा सुन लेते हैं कि हमने इस एक्टिविटी में क्या किया था। डायग्राम के थ्रू आप समझे तो हो सकता है आपको जल्दी समझ में आए। हमने सबसे पहले एक बीकर लिया। बीकर के अंदर हमने आधा बीकर वाटर फिल कर दिया। बीकर के ऊपर की तरफ हमने एक वॉच ग्लास रखा। उस वॉच ग्लास के अंदर हमने एक मिक्सचर रखा जिसमें इंक मौजूद है। उसके बाद हमने बीकर के नीचे बर्नर लगा के बर्नर को ऑन किया। बर्नर में से हीट फ्लेम्स आई। बीकर का पानी बॉयल होने लगा, और उसके पानी के बॉयल होने के बाद वॉच ग्लास में रखी इंक में से वेपर्स निकल के बाहर जाने लगी। हमें इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करके रखना है जब तक इवेपोरेशन होता रहे, और हमें हीटिंग को तब रोक देना है जब उसमें इवेपोरेट होना या वेपर्स बनना बंद हो जाए, और हमें इसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन को क्लियरली रिकॉर्ड करना है। सो व्हाट विल वी गेट फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हमें इस एक्टिविटी से क्या मिला, हमारा कंक्लूजन क्या निकला। हमने जो इतना पूरा ताम झाम किया, इतनी मेहनत करी, इसके बाद हमें क्या मिला। व्हाट वाज आवर रिजल्ट, व्हाट इज़ आवर रिजल्ट ऑफ दिस होल थिंग, दैट होल एक्टिविटी वी हैव परफॉर्म्ड, इससे हमें क्या मिला। सो आवर कंक्लूजन इज़ we find that ink is a mixture of a dye in a water, which means क्या मतलब हो उसका है, इसका ये मतलब हुआ कि हमें यहाँ से ये पता चला कि जो इंक जो होती है एक्चुअल में वो वाटर और डाई का एक मिक्सचर ही है, और जब हमने इसे इवेपोरेट किया तो इवेपोरेट करने पर जितना भी वाटर था वो तो वेपर्स बन के उड़ गया, और हमारे पास वॉच ग्लास में जो लास्ट में बचा वो केवल क्या रह गई, डाई रह गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने वाटर में इंक में से वाटर और डाई दोनों को सेपरेट कर लिया। कैसे सेपरेट किया, जब इवेपोरेशन हुआ तो इवेपोरेशन होने के बाद जितना भी वाटर था वो तो सारा वेपर बन के चला गया। जब वाटर चला गया तो इंक में से खाली क्या बचा, डाई बची। तो यहाँ पर इस तरीके से इवेपोरेशन के प्रोसेस को यूज़ करके हमने क्या किया, हमने सेपरेशन किया इंक का, किसमें, वाटर और डाई में। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इस प्रोसेस का यूज़ किस किस के लिए किया जाता है, ऐसे कंपोनेंट को यूज़ करने, सेपरेट करने के लिए जिसमें एक कंपोनेंट आपका वोलेटाइल हो और दूसरा नॉन वोलेटाइल हो, यानी कि एक सॉल्वेंट हो और दूसरा सॉल्यूट हो, तभी आप कर सकते हो। यानी कि एक चीज़ ऐसी हो जिससे घुला गया हो और एक चीज़ ऐसी हो जिसमें घुला गया हो, तभी तो आप इसको अलग कर सकते हो। सो आई होप यहाँ पर आपको जो पहला मेथड है इवेपोरेशन का, सेपरेशन के लिए कैसे यूज़ किया वो आपको समझ में आया होगा। इस इवेपोरेशन के मेथड का यूज़ आपके नमक के लिए भी किया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको समझा देती हूँ शॉर्ट में, कि जो सी वाटर होता है, सी के आसपास बहुत सारी पिट्स बना दी जाती हैं। जैसे ही वेव्स उठती है वैसे ही जो पानी होता है वो किनारों पर आता है, और उन पिट्स के अंदर, उन गड्ढों के अंदर पानी आके भर जाता है। फिर उन गड्ढों को बंद कर दिया जाता है। उस गड्ढे में जो पानी होता है उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, जब पानी को हम खुला छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे सन की रोशनी में इवेपोरेट होता रहता है। पानी तो भाप बन के आपका उड़ जाता है, और लास्ट में हमारे पास क्या बच जाता है, पीछे बच जाता है NaCl, यानी कि नमक। फिर उसी नमक को प्रोसेस्ड करके, उसी को आगे साफ़ करके, प्यूरिफाई करके, पैक करके हमारे पास तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये इवेपोरेशन की एक और एप्लीकेशन है, एक और वे है जिससे कि आप सी वाटर में से वाटर और सॉल्ट को अलग अलग कर सकते हैं। आई होप इवेपोरेशन आपको क्लियर हो गया होगा।
अब बारी है हमारी नेक्स्ट टेक्निक की, विच इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन. सो व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन? Centrifugation is a process that uses centrifugal force for the separation of two liquids in a mixture. Or centrifugation is a method of separating molecules having different densities by spinning them in a solution around an axis at a high speed. इसके मतलब को समझने की ज़रा कोशिश करते हैं. तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो कि एक मिक्सचर में मौजूद है. दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है, उनको घुमा के, और इस मेथड के अंदर जो दो लिक्विड हम लेते हैं दोनों की डेंसिटीज़ अलग अलग होती हैं, इसीलिए जब हम उन्हें घुमाते हैं तो दोनों अलग अलग स्पीड पे अलग हो जाते हैं. इस टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है? इस टेक्निक में जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो ये होता है कि अगर आप किसी एक मिक्सचर को लेते हैं जिसके अंदर दो अलग अलग लिक्विड्स हैं जिनकी डेंसिटीज़ अलग अलग है, जिनका वज़न अलग अलग है, जिनका भार अलग अलग है, उस अलग अलग भार के लिक्विड को जब आप बहुत हाई स्पीड पे घुमाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से. अब जिन लोगों को नहीं पता कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है उन्हें मैं बता दूं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरीके का फोर्स होता है जो कि तब एक्ट करता है जब कोई चीज़ गोल घूमती है. जब कोई भी चीज़ गोल घूमती है तो उसके सेंटर पर एक फोर्स लगता है और उसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो जब हम किसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके उस लिक्विड को अराउंड किसी भी एक एक्सिस के अराउंड घुमाते हैं, बहुत तेज स्पिन करते हैं, तो जो आपके डेंसर पार्टिकल्स होंगे, जो भारी पार्टिकल होंगे वो तो नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के पार्टिकल होंगे वो आपके ऊपर आ जाएंगे. जैसे कि कभी आपने देखा हो जब आप मैंगो शेक बनाते हो तो मैंगोज़ के पीसेस को लेते हैं और जब उसका आप जूसर में डालते हैं और वो जो व्हील रोटेट करता है मिक्सी का, तो आपने देखा होगा कि जो लिक्विड पोर्शन होता है वो हल्का होता है तो वो ऊपर आ जाता है और जो टुकड़े होते हैं वो डेंसर पोर्शन होते हैं वो नीचे आ जाते हैं. हालांकि मैंगो शेक की जो हमने बात करी है मैंगो के पीसेस और लिक्विड दोनों लिक्विड पोर्शन नहीं है, बट ये आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया. ओके, सो आई होप ये प्रिंसिपल आपको क्लियर हुआ होगा. अब हम आके इसकी भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और आई होप उस एक्टिविटी के बाद आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है. सो व्हाट इज़ आवर एक्टिविटी? व्हाट इज़ द एम ऑफ आवर एक्टिविटी? सो द एम ऑफ आवर एक्टिविटी इज सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क. यानी कि हमारी जो एक्टिविटी है उसका एम क्या है, हमें क्या करना है इस प्रोसेस के अंदर, इस एक्टिविटी के थ्रू हमें मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करना है. ओके, मिल्क आपने देखा ही होगा और क्रीम यानी कि मलाई, तो दूध में मलाई तो आपने देखी ही होगी. अब हमें दोनों का सेपरेशन करना है. ओके, वैसे आप नॉर्मली उसमें जाइए चम्मच लेकर उसमें मलाई को अलग कर सकते हैं, बट ये जो मिल्क से मक्खन बनाने का प्रोसेस है उसके बारे में बात हो रही है. ओके, यहाँ पर बेसिकली क्रीम जो है आपकी मक्खन के बारे में बात हो रही है, मलाई के बारे में बात नहीं हो रही. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल एक्टिविटी है. टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, centrifuge it by using a centrifuging machine for 2 minutes or by using a milk churner used in a kitchen. ठीक है, 2 स्टेप की एक्टिविटी, बहुत सिंपल है. तो हमें क्या करना था, हमने टेस्ट ट्यूब में मिल्क लिया क्रीम वाला, ठीक है, ऐसा मिल्क लिया जो कि क्रीम वाला है, फुल क्रीम मिल्क लिया हमने एकदम. उसके बाद हमने उसे सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में डाल दिया और 2 मिनट्स के लिए उसको घुमा दिया. सपोज़ हमारे पास सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमने अपने घर में एक बर्तन लिया, बर्तन के अंदर हमने फुल क्रीम मिल्क ले लिया, ऐसा मिल्क जिसके अंदर एकदम मलाई कूट कूट के भरी हुई है. उसके बाद हमें क्या करना है, मिल्क चर्नर लेना है. मिल्क चर्नर को हिंदी में आप मथनी भी कह सकते हैं, मथनी लेनी है. आपने देखा होगा आपके घरों में लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का वुडन एक सर्कल, एक सिलेंडरिकल शेप टाइप कुछ होता है, पतली सी ट्यूब होती है और फिर उसके नीचे एक व्हील टाइप कुछ सा लगा होता है, उसी को हम चर्नर बोलते हैं. और वो ना मिले आप कोई भी एक बर्तन लेना और उसे कोई भी एक स्पून टाइप कुछ बड़ी सी लेना और उससे उस मिल्क को तेज़ तेज़ चलाने लगना, जितने भी तेज़ आप चला सकते हो.
तो जब आप उसको करोगे, ऐसा करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? व्हाट इज़ द कंक्लूजन, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस होल एक्टिविटी? हमने पूरा तामझाम किया, फिर से पूरा सेटअप वेटअप लगाया, इतनी मेहनत करी, मम्मी की डांट सुनी, बर्तन लिए, किचन का काम बढ़ाया मम्मी का, वो सफाई भी करनी पड़ेगी, तो इतना सब हमने किया, तो इसके बाद हमें क्या मिला? तो सो what is our conclusion? Our conclusion is after centrifugation, cream is present at top while milk is at bottom. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब हम उसे बार बार घुमाते हैं मथनी से, जब दही को, लस्सी को, दूध को, फुल क्रीम वाले दूध को जब बार बार चर्नर से घुमा घुमा के रोटेट किया जाता है, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, तो जो क्रीम होती है वो लाइटर इन वेट होती है, हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर निकल आती है, जबकि दूध उसकी डेंसिटी भारी होने की वजह से वो नीचे बैठ जाता है। और इस तरीके से जो क्रीम ऊपर निकल के आती है उसी को हम दूसरे बर्तन में अलग सेपरेट कर लेते हैं, और उसी क्रीम को कहा जाता है मक्खन। आई बात समझ में? तो मक्खन बनाने का प्रोसेस बहुत आसान है, आप चाहो तो अपने घर में मक्खन बना लो, ज़रूरी नहीं है अमूल वाली कंपनी के पास जाओ और वही मक्खन खाओ। ओके, तो मक्खन बनाने के अलावा इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का और भी यूज़ है, और क्या क्या यूज़ है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है मक्खन बनाने के अलावा। ओके, अब सारे के सारे अपने घर में मक्खन मत बनाने लग जाना। ओके, एप्लीकेशन देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यानी कि जो आपकी लेबोरेटरीज़ होती हैं जिनके अंदर ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट किया जाता है, वहाँ पर ब्लड के या यूरिन के अंदर जो डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन कंपोनेंट्स के सेपरेशन के थ्रू उनकी स्टडीज़ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो वो आपको बताते हैं ना कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है, या आरबीसी की कमी है, या डब्ल्यूबीसी की कमी है, या प्लेटलेट्स की कमी है। तो कैसे? आपने तो सिर्फ उन्हें ब्लड दिया था ना, उस ब्लड के अंदर आपने आरबीसी, हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें थोड़ी ना दी थी, और उस खाली से लाल से पानी से देखकर कैसे उन्हें पता लगा? तो ये ऐसे ही पता लगा क्योंकि ब्लड्स के अंदर जितने भी ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स थे वो सारे कंपोनेंट्स अलग अलग डेंसिटी के होते हैं, और अलग अलग डेंसिटीज़ के कंपोनेंट्स को जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो वो अलग अलग डेंसिटीज़ के होने के कारण सेपरेट होते चले जाते हैं। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि किसका काउंट कितना है। नेक्स्ट वन इज़ यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। ये भी हमने देख ही लिया कि घरों में या फिर डेयरी में इसका यूज़ किया जाता है क्रीम से बटर, प्रॉपर बटर बनाने के लिए, जो हमें पैक्ड मिलता है बटर, उस बटर को बनाने के लिए। एंड नेक्स्ट इज़ वॉशिंग मशीन में इसका यूज़ किया जाता है गीले कपड़ों में से पानी निकालने के लिए, यानी कि बेसिकली जो आपका ड्रायर होता है, ड्रायर के अंदर इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। आपने देखा है ना? हाँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो उसका वॉशिंग मशीन ही था। आपने वॉशिंग मशीन का ड्रायर कभी देखना, जब आप उसे वॉशिंग मशीन के अंदर वो कपड़े बार बार गोल गोल घूमते हैं ना, वो सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो जब आप ड्रायर के अंदर गीले कपड़ों को डालते हो तो और उसके बाद उसे चालू कर देते हो, तो होता क्या है? बेसिकली आपने उसका सेंट्रीफ्यूगेशन चालू कर दिया। अब वो उस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के अंदर है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, और जो कपड़े हैं वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सेंटर के चारों तरफ एक एक्सिस के अराउंड घूम रहे हैं, और घूमने की वजह से कपड़ों और पानी में से जो हल्का होता है वो ऊपर रह जाता है और जो भारी वो नीचे। यानी कि जो कपड़े होते हैं हल्के होते हैं, वो कपड़े आपके साइड में हो जाते हैं, और जो वाटर होता है वो आपका सारा का सारा नीचे चला जाता है। जब आप उस पाइप को खाली करते हो तो वाटर बाहर निकल आता है। सो आई बात समझ में? यहाँ पर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशन भी समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने इस लेक्चर में किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा? सबसे पहले हमने सेपरेशन टेक्निक्स क्या है उनके बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सेपरेशन टेक्निक्स का यूज़ क्यों किया जाता है, फिर हमने पढ़ा कि सेपरेशन टेक्निक्स कितनी तरीके की होती हैं। ऑल्दो ही हमारे पास एक डिफरेंट टाइप्स की होती है, बट इस लेक्चर के अंदर हमने केवल 2 ही टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें से पहली थी आपकी इवेपोरेशन और दूसरी थी हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन। इवेपोरेशन के अंदर हमने एक्टिविटी करी थी, इंक के अंदर से हमने वाटर और डाई को अलग किया था,
और सेंट्रीफ्यूगेशन की एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने मिल्क में से क्रीम को अलग किया था। आई होप इस लेक्चर के अंदर आपको ये दोनों टेक्निक्स क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि इवेपोरेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हो किसी भी मिक्सचर के। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में कुछ भी चलता है, अब हम नेक्स्ट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बची हुई टेक्निक्स रह गई हैं। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को एकदम अच्छे से क्लियर कर लो ताकि आगे वाली जो टेक्निक्स है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू।